वैसे तो हमारे भारत देश में अनेकों शूरवीर योद्धा पैदा हुए हैं। यहाँ की धरती वीरों से खाली नहीं है। यहाँ की मिट्टी सोना उगलने के साथ साथ वीरों को भी जन्म देती आई है। हमारे देश का इतिहास उठाकर देखें तो ऐसे अनेकों शासक पैदा हुए हैं जिन्होंने अपनी वीरता और पराक्रम से हमेशा भारत माँ की रक्षा की है और हमारे देश का मुकुट गर्व से ऊंचा किया है। इन शासकों का बहुत सारे विदेशी धूर्त, कपटी और दुष्ट आक्रांताओं से सामना हुआ, परंतु हमारे वीरों ने युद्ध में भी अपने धर्म का पालन किया और धूर्त कपटियों से भी एक योद्धा की तरह लड़े। हेलो मेरी जान, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। जी हाँ, मैं बढ़िया हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे भारत देश के एक महान क्षत्रिय शासक पृथ्वीराज चौहान के बारे में, जिन्होंने युद्ध में भी अपने युद्ध धर्म और क्षत्रिय धर्म का पालन किया। यह जानते हुए भी कि शत्रु धूर्त और कपटी है, फिर भी अपने क्षत्रिय धर्म को ना छोड़ना यह दर्शाता है कि हमारे वीर धूर्तों और कपटियों के साथ भी धर्मपूर्ण लड़ाई लड़े हैं और क्षमा मांगने पर उन्होंने शत्रु को भी माफ किया है। पृथ्वीराज चौहान भारत के सबसे महान राजपूत शासकों में एक थे। अपनी वीरता के लिए जाने जाने वाले पृथ्वीराज की अक्सर एक बहादुर भारतीय राजा के रूप में प्रशंसा की जाती है, जो मुस्लिम शासकों के आक्रमण के खिलाफ खड़े थे। उन्हें व्यापक रूप से एक योद्धा राजा के रूप में जाना जाता है और उन्हें अपनी पूरी ताकत से मुस्लिम आक्रमणकारियों का विरोध करने का श्रेय दिया जाता है। पृथ्वीराज चौहान का जन्म चौहान वंश के क्षत्रिय राजा सोमेश्वर चौहान और कर्पूर देवी के घर हुआ था। वे बाल काल से ही प्रभावशाली और शक्तिशाली थे। पृथ्वीराज के जन्म के बाद पिता राजा सोमेश्वर ने अपने पुत्र के भविष्य फल को जानने के लिए विद्वान पंडितों को बुलाया, जहां पृथ्वीराज का भविष्य फल देखते हुए पंडितों ने उनका नाम पृथ्वीराज रखा और कहा, यह बालक महाराजाओं के छत्र अपने बल से हर लेगा, सिंहासन की शोभा को बढ़ाएगा, अर्थात कलयुग में पृथ्वी में सूर्य के समान देदीप्यमान होगा। बाल्यावस्था से ही उनका बड़ा वैभवपूर्ण वातावरण में पालन पोषण हुआ। 5 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज ने अजय मेरु, जो कि वर्तमान में अजमेर है, वहां स्थित सरस्वती कंठाभरण विद्यापीठ से शिक्षा प्राप्त की। सरस्वती कंठाभरण विद्यापीठ में उन्होंने शिक्षा के अलावा युद्ध कला और अस्त्र विद्या की शिक्षा अपने गुरु श्री राम जी से प्राप्त की थी। महान कवि चंद्रवर दाई की काव्य रचना पृथ्वीराज रासों में उल्लेख किया गया है कि पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाने, अश्व एवं हाथी नियंत्रण विद्या में भी निपुण थे। 1179 में पृथ्वीराज चौहान के पिता की एक लड़ाई में मृत्यु हो जाने के कारण 13 वर्ष की आयु में वे अजमेर के सिंहासन पर विराजमान हुए और उन्होंने एक बार बिना किसी हथियार के एक शेर को मार दिया था। तब से उन्हें एक वीर योद्धा राजा के रूप में जाने जाने लगा। पृथ्वीराज चौहान छोटे से ही एक कुशल योद्धा थे। युद्ध के अनेक गुण सीख रहे थे। उन्होंने अपने बचपन में ही शब्दभेदी बाण विद्या का अभ्यास भी किया था। उन्होंने 13 वर्ष की आयु में ही गुजरात के राजा भीमदेव को भी हराया था। दिल्ली के शासक और उनके दादा अंगम चौहान ने उनके साहस और बहादुरी के बारे में सुनकर उन्हें दिल्ली और अजमेर के सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया, जहां उन्होंने एक मजबूत राजपूत साम्राज्य का निर्माण किया और अपने राज्य को कई सीमाओं तक फैलाया। उन्होंने अपने जीवन काल के दौरान राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों पर शासन किया था। पृथ्वीराज के बचपन के मित्र चंद्रवर दाई उनके लिए किसी भाई से कम नहीं थे। चंद्रवर दाई तोमर वंश के शासक अंगपाल की बेटी के पुत्र थे। चंद्रवर दाई बाद में दिल्ली के शासक हुए और पृथ्वीराज चौहान के सहयोग से पिथौरागढ़ का निर्माण किया, जो वर्तमान दिल्ली में पुराने किले के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज की सेना में घोड़ों की सेना का बहुत अधिक महत्व था, लेकिन फिर भी हस्ती यानी कि हाथी सेना और सैनिकों की भी मुख्य भूमिका रहती थी, जिसके चलते पृथ्वीराज की सेना में 70,000 घुड़सवार सैनिक थे। जैसे जैसे पृथ्वीराज की विजय होती गई, वैसे वैसे सेना में सैनिकों की वृद्धि होती गई। नारायण युद्ध में पृथ्वीराज की सेना में केवल 2 लाख घुड़सवार सैनिक, 500 हाथी एवं बहुत सारे सैनिक थे। पृथ्वीराज ने युद्ध नीति के आधार पर दिग्विजय अभियान चलाया, जिसमें उन्होंने वर्ष 1177 में भादानक देशीय को, वर्ष 1182 में जेजाक मुक्ति शासक को और वर्ष 1183 में चालुक्य वंशीय शासक को पराजित किया था। जब पृथ्वीराज की वीरता की प्रशंसा चारों दिशाओं में गूंज रही थी, तब संयुक्ता ने पृथ्वीराज की वीरता का और सौंदर्य का वर्णन सुना। उसके बाद वह पृथ्वीराज को प्रेम करने लगी और दूसरी ओर संयुक्ता के पिता जयचंद ने संयुक्ता का विवाह स्वयंवर के माध्यम से करने की घोषणा कर दी। जयचंद ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया था और उस यज्ञ के बाद संयुक्ता का स्वयंवर होना था। जयचंद अश्वमेघ यज्ञ करने के बाद भारत पर अपने प्रभुत्व की इच्छा रखता था, जिसके विपरीत पृथ्वीराज ने जयचंद का विरोध किया। अतः जयचंद ने पृथ्वीराज को स्वयंवर में आमंत्रित नहीं किया और उसने द्वारपाल के स्थान पर पृथ्वीराज की प्रतिमा स्थापित कर दी। दूसरी ओर जब संयुक्ता को पता लगा कि पृथ्वीराज स्वयंवर में अनुपस्थित रहेंगे, तो उसने पृथ्वीराज को बुलाने के लिए दूत भेजा। संयुक्ता
संयुक्ता मुझसे प्रेम करती है, यह सब जानकर पृथ्वीराज ने कनौज राज्य की ओर प्रस्थान किया। स्वयंवर काल के समय जब संयुक्ता हाथ में वरमाला लिए उपस्थित राजाओं को देख रही थी, तभी उनकी नजर द्वार पर स्थित पृथ्वीराज की मूर्ति पर पड़ी। उसी समय संयुक्ता मूर्ति के समीप जाती है और वरमाला पृथ्वीराज की मूर्ति को पहना देती है। उसी क्षण घोड़े पर सवार पृथ्वीराज राजमहल में आते हैं और सिंहनाद के साथ सभी राजाओं को युद्ध के लिए ललकारने लगते हैं। पृथ्वीराज संयुक्ता को लेकर इंद्रप्रस्थ, जो आज दिल्ली का एक भाग है, की ओर निकल पड़ते हैं। 1190-91 के दौरान मोहम्मद गोरी ने चौहान क्षेत्र पर आक्रमण किया और तबरहिंदा या तबर-ए-हिंद भटिंडा पर कब्जा कर लिया। उसने इसे 1200 घुड़सवारों के समर्थन वाले जिया-उद-दीन तुगलक के काजी के अधीन रखा। जब पृथ्वीराज को इस बारे में पता चला तो उन्होंने दिल्ली के गोविंद राजा सहित अपने सामंतों के साथ तबरहिंदा की ओर प्रस्थान किया। तबरहिंदा पर विजय प्राप्त करने के बाद मोहम्मद गोरी की इच्छा अपने घर लौटने की थी, लेकिन जब उसने पृथ्वीराज के बारे में तो उसने लड़ाई का फैसला किया। वो एक सेना के साथ चल पड़ा और तराइन में पृथ्वीराज की सेना पर आक्रमण कर दिया। पृथ्वीराज की सेना ने निर्णायक रूप से गोरियों को हरा दिया। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच लगभग 17 युद्ध हुए, जिनमें उन्होंने 16 बार मोहम्मद गोरी को पराजित किया और हर बार गोरी ने उनसे पैरों में गिरकर क्षमा मांगी और पृथ्वीराज ने उसे हर बार प्राण दान दिया। पृथ्वीराज चौहान से बार बार हारने के कारण मोहम्मद गोरी अब समझ गया था कि वो अब किसी हाल में पृथ्वीराज से जीत नहीं सकता है। तब उसने भारत से लौटने की योजना बनाई। वहीं पृथ्वीराज से बदला लेने की चाह में जयचंद मोहम्मद गोरी से मिल गया और उसने गोरी को यहीं रुककर पृथ्वीराज से युद्ध करने को कहा। जब पृथ्वीराज को यह बात पता चली तो उन्हें गद्दार जयचंद पर बहुत गुस्सा आया। जयचंद ने युद्ध में गोरी का साथ दिया और पृथ्वीराज की हार हुई। हारने के बाद गोरी ने पृथ्वीराज को बंदी बना लिया और अपने साथ ले गया। गोरी ने बेड़ियों में जकड़े पृथ्वीराज से कहा कि वो अगर उसकी गुलामी करे तो पृथ्वीराज को जिंदा छोड़ देगा, लेकिन महान और वीर पृथ्वीराज ने गोरी से कहा कि वो उसकी गुलामी करने से ज्यादा मरना पसंद करेंगे। उस समय पृथ्वीराज गर्व से अपने सर को ऊंचा किए गोरी की आंखों से आंख मिलाकर शान से देख रहे थे। उनकी आंखों में थोड़ा सा भी भय न देखकर गोरी को गुस्सा आया और उसने पृथ्वीराज की आंखें फोड़ देने का हुक्म सुनाया और उन्हें कारागार में डलवा दिया। जब उनके मित्र और राजकवि चंद्रवर दाई को यह पता चला कि गोरी ने पृथ्वीराज की आंखें फोड़वा दी है, तो उनको रहा नहीं गया और उन्होंने पृथ्वीराज के पास जाकर उनकी मदद करने की ठानी। उन्होंने गोरी के दरबार में पहुंचकर गोरी को कायर और बुजदिल कहा और उन्होंने कहा कि गोरी, क्या तुम भूल गए कि युद्ध में हारने के बाद कैसे पृथ्वीराज के पैरों में गिरकर प्राण दान की भीख मांगा करते थे। यह सुनकर गोरी को बहुत गुस्सा आया और उसने चंद्रवर दाई को भी पृथ्वीराज के साथ कारागार में बंद करने का हुक्म सुनाया। चंद्रवर दाई ने पृथ्वीराज से मिलकर गोरी को मारने की योजना बनाई। उन्होंने पृथ्वीराज से कहा कि गोरी तीरंदाजी प्रतियोगिता कराने वाला है, तुम भी उस प्रतियोगिता में भाग लेना। तुम शब्द भेदी बाण विद्या में निपुण हो। गोरी कहाँ बैठा है ये बात मैं तुम्हें कविता के माध्यम से इशारा करूंगा और गोरी को मारने के बाद दुश्मन के हाथों मरने से अच्छा है कि हम खुदकुशी कर लेंगे। प्रतियोगिता होने से पहले चंद्रवर दाई ने गोरी से बात करने की इच्छा जताई। उन्हें गोरी के सामने पेश किया गया। उन्होंने गोरी से कहा कि पृथ्वीराज भी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं। इस बात पर गोरी खूब हंसा और कहा कि एक अंधा कैसे तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। तब चंद्रवर दाई ने कहा कि पृथ्वीराज बिना देखे ही तीर चला सकते हैं। ये बात सुनकर गोरी को यकीन नहीं हुआ और पृथ्वीराज की तीरंदाजी को देखने के लिए प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति देती। प्रतियोगिता शुरू हुई। चंद्रवर दाई ने कविता पढ़ी। 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। पृथ्वीराज चौहान अपने प्रिय मित्र चंद्रवर दाई का इशारा समझ गए और उन्होंने तनिक भी भूल नहीं की। उन्होंने तवे पर हुई चोट और चंद्रवर दाई के संकेत से अनुमान लगा लिया कि गोरी कितनी दूर और किस दिशा में बैठा है। फिर क्या था, उन्होंने जो बाण मारा वो सीधे गोरी के सीने में जा धंसा। इसके बाद चंद्रवर दाई और पृथ्वीराज ने भी एक दूसरे का वध कर आत्म बलिदान दे दिया। इस तरह पृथ्वीराज ने धूर्त और कपटी गोरी से बदला लिया। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक शेयर हमें और मेहनत करने के लिए मोटिवेट करता है। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।